6 सितंबर 1995 ये वो दिन था जब जसवंत सिंह खालड़ा हमेशा के लिए गायब हो गए। उन पर बनी फिल्म सतलज में दिखाया गया कि कैसे खालड़ा को दिन दहाड़े सादी वर्दी में आए पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। जसवंत सिंह की कहानी पर आई फिल्म सतलज OTT पर आई भी और 48 घंटे में उसे हटा भी दिया गया। फिल्म पहले से ही चर्चा में थी, लेकिन बैन के बाद इस फिल्म की चौतरफा चर्चा शुरू हुई। चर्चा पंजाब में लापता लाशों की सच्चाई की, चर्चा इस मुद्दे को उठाने और चर्चा इस मुहिम को आगे चलाने वाले जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी की। इस पूरी चर्चा के केंद्र में रहा वो शख्स जिस पर जसवंत सिंह खालड़ा को अगवा कर मारने का इल्जाम लगा था, SSP अजीत सिंह संधू। लेकिन इस केस में जब फैसला आया तो सलाखों के पीछे अजीत सिंह संधू नहीं बल्कि 5 दूसरे पुलिस वालों को भेजा गया जो संधू के इशारे पर काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अजीत सिंह संधू की मौत हो चुकी थी। अब संधू के बारे में तो आप जानते ही हैं, फिल्म में भी संधू की कमोवेश पूरी कहानी दिखाई गई। फिल्म की कहानी में बाकी के आरोपी पुलिस वालों की चर्चा ज्यादा नहीं देखने को मिली। कौन थे वो पुलिस वाले जिन्होंने खालड़ा को अगवा किया, उन्हें थाने में यातनाएं दी और जब खालड़ा को जान से मार दिया गया तो उनकी लाश को हरि के पतन के पास नहर में फेंकने में शामिल रहे। दशकों की जद्दोजहद के बाद आरोपी पुलिस वालों को सजा तो मुकर्रर हुई, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि आरोपी भी वही थे जो सूबे में कानून के रखवाले थे और इसीलिए जसवंत सिंह खालड़ा को न्याय दिलाने की ये लड़ाई 15 सालों तक चलती रही। तो आखिर जसवंत सिंह को न्याय मिला कैसे? कौन थे वो 9 आरोपी जिन्हें CBI ने अपनी चार्जशीट में दोषी करार दिया और कैसे इन 9 में से केवल 5 आरोपियों को ही सलाखों के पीछे भेजा जा सका? क्या है जसवंत सिंह खालड़ा के केस में दोषी ठहराए गए पुलिस वालों की वो कहानी जो सतलज फिल्म के फ्रेम से बाहर की है? और कैसे जसवंत सिंह खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर खालड़ा, जो बस लाइब्रेरी में किताबों के बीच और घर में परिवार के बीच रहकर काम करती थी, उन्होंने 15 सालों तक सिस्टम के बीच रहकर ही सिस्टम से लड़ाई मोल ली? कैसे उन्होंने ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर मानवाधिकार आयोग के दरवाजे खटखटाए और कैसे उन्होंने जसवंत सिंह खालड़ा को न्याय दिलाया? बात उस प्राइम विटनेस स्पेशल पुलिस ऑफिसर की भी होगी जो था तो आरोपी पुलिस वालों के बीच ही, लेकिन समय आने पर उसने ही सच से पर्दा उठाया। ट्रायल कोर्ट में तो उसने आरोपी पुलिस वालों के राज खोले, लेकिन हाई कोर्ट में जाने से पहले वो कहाँ गायब हो गया? क्या जसवंत सिंह के जैसे ही उसकी भी हत्या करा दी गई या बात कुछ और थी? नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर। जसवंत सिंह खालड़ा को न्याय दिलाने की लड़ाई में सबसे आगे अगर कोई था तो वो थी उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा। तरन तारण के गांव खालड़ा की रहने वाली परमजीत कौर ने BA तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने लाइब्रेरियन की डिग्री हासिल की। इसी डिग्री के आधार पर उन्हें अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की नौकरी मिली। 1980 के दशक के अंत में जसवंत सिंह से परमजीत की शादी हुई और दोनों अमृतसर शिफ्ट हो गए। अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार के हक में आवाज उठाने वाली संस्था खालड़ा मिशन के अध्यक्ष हरमनदीप सिंह ने BBC पंजाबी से हुई बातचीत में बताया कि जसवंत सिंह के लापता होने से पहले परमजीत कौर ने कभी भी उनके मिशन में दिलचस्पी नहीं दिखाई। संस्था का सारा काम और बैठकें जसवंत ही देखते थे। वहीं परमजीत अपनी नौकरी और घर के काम में ही मसरूफ रहती थीं। लेकिन जब जसवंत सिंह लापता हुए तो परमजीत कौर अपनी नौकरी छोड़कर संस्था के मिशन में शामिल हो गईं। मामलों की सुनवाई के दौरान या गवाही के लिए अदालत के चक्कर लगाने लगी। जहां से भी जसवंत के बारे में कुछ भी खबर मिलती तो खालड़ा मिशन की टीम के साथ परमजीत खुद भी जाती। खालड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हरमनदीप सिंह बताते हैं कि जसवंत खालड़ा अपहरण के मामले में उन पर यानी परमजीत पर कई तरह का दबाव डालने का प्रयास हुआ। उन्हें अपने कदम पीछे लेने के लिए धमकियां तो मिली ही, यहाँ तक कि उन्हें सुनवाई पर जाने से रोकने के लिए उनकी गाड़ी के टायर तक पंक्चर कर दिए जाते थे। लेकिन जब तक मुलजिमों को सजा नहीं हुई उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन खालड़ा को न्याय दिलाने का ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। कितना मुश्किल था ये सफ़र,
इस टाइमलाइन से समझ लीजिए। जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण के अगले दिन उनकी पत्नी परमजीत कौर ने अमृतसर के इस्लामाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। तब उनकी शिकायत में केवल अपहरण का जिक्र था। उस समय तक उन्हें उम्मीद थी कि जसवंत जिंदा हैं, बस उनका अपहरण कर अवैध रूप से उन्हें बंदी बनाया गया है। हालांकि इस्लामाबाद थाने में परमजीत की शिकायत दर्ज तो हुई, लेकिन ठीक तरीके से नहीं हुई। फिल्म में जहां यह दिखाया गया कि खालड़ा को सादी वर्दी में आए पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था, वहीं सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एफआईआर में खालड़ा की पत्नी द्वारा ये बताया गया कि आरोपी सफेद रंग की मारुति वैन में पुलिस की वर्दी पहनकर आए थे, जिन्होंने खालड़ा को दोपहर के 1 बजे उनके घर से अगवा कर लिया। जबकि न्यूज़ रिपोर्ट और यहां तक कि फिल्म में भी खालड़ा की गिरफ्तारी का वक्त सुबह 9 बजे का बताया गया है। आगे चलकर यही एफआईआर जो इस्लामाबाद थाने में दर्ज हुई, वही पुलिस वाले जो आरोपी थे उनके बचाव की दलील बनी। कैसे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बात 7 सितंबर की। पुलिस ने अधूरी ही सही पर परमजीत की शिकायत दर्ज तो की, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन तक पुलिस जांच में जसवंत सिंह खालड़ा का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद परमजीत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मदद मांगी। एनएचआरसी ने उन्हें मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने की सलाह दी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हेबियस कॉर्पस पिटीशन के जरिए पहुंचा। हेबियस कॉर्पस किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने की याचिका होती है। ये याचिका तब दायर की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप हो। सुप्रीम कोर्ट में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का मामला पहले से ही जारी था, लेकिन इस बार नया केस खुद लावारिस लाशों के हक की लड़ाई लड़ने वाले जसवंत सिंह खालड़ा के लापता होने का था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से बार-बार पूछा कि जसवंत सिंह खालड़ा कहां हैं, लेकिन राज्य सरकार और पुलिस कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। यहीं से केस पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जसवंत सिंह का केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन जल्दी ही उसे यह समझ में आ गया कि जिन पुलिस अधिकारियों पर आरोप है वो अभी भी उसी इलाके में तैनात हैं। गवाहों पर उनका प्रभाव है, डर है, जिसकी वजह से कोई बयान देने को तैयार नहीं। सीबीआई समझ गई कि जब तक इन अधिकारियों को पद से हटाया नहीं जाएगा, तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सीबीआई ने यह बात सुप्रीम कोर्ट को बताई, जिसके बाद 15 मार्च 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने जसवंत सिंह खालड़ा को न्याय दिलाने की राह पर अपना पहला कदम बढ़ाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि पंजाब पुलिस में तैनात डीएसपी जसपाल सिंह, एसएचओ सतनाम सिंह और एसएचओ सुरिंदर पाल सिंह को अमृतसर और तरनतारन से हटाया जाए। साथ ही गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश भी जारी कर दिया गया। कोर्ट के इस आदेश ने सीबीआई को अपनी जांच और आगे बढ़ाने में मदद की। जांच हुई और जुलाई 1996 में सीबीआई ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट अदालत को सौंपी। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया कि केवल तरनतारन जिले में 984 शवों को लावारिस बताकर अंतिम संस्कार कर दिया गया और बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या किए जाने के पर्याप्त सबूत भी मिले। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इन मामलों में अलग अलग आपराधिक केस दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद क्या हुआ? 7 अगस्त 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में कहा कि सीबीआई के पास तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू, डीएसपी अशोक कुमार और डीएसपी जसपाल सिंह के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि तब तक सीबीआई ये नहीं पता लगा पाई थी कि जसवंत सिंह खालड़ा अभी जिंदा हैं या उनकी हत्या कर दी गई है। 2 केस एक साथ चल रहे थे, एक तरफ लावारिस लाशों का तो दूसरी तरफ जसवंत सिंह के लापता होने का। जसवंत सिंह के मामले में सीबीआई ने 13 अक्टूबर 1996 को अपनी चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में क्या था? करीब 10 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने सबूतों के आधार पर आधिकारिक तौर पर अदालत को बताया कि जसवंत सिंह खालड़ा का पुलिस ने अपहरण किया, उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, बाद में उनकी हत्या कर दी गई और शव को ठिकाने लगा दिया गया। इसी चार्जशीट में सीबीआई ने इस मामले में कुल 9 पुलिस वालों को आरोपी बनाया। लगे हाथ इन 9 अधिकारियों के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहला नाम था अजीत सिंह संधू का, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माने एसएसपी तरनतारन के। सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया कि खालड़ा ने संधू के ही कार्यकाल के दौरान तरनतारन जिले में पुलिस द्वारा किए गए लावारिस शवों के अवैध अंतिम संस्कार और निर्दोष युवाओं के कथित एनकाउंटरों के खिलाफ आवाज उठाई थी।
संधू ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खालड़ा को अपनी जांच रोकने के लिए डराया धमकाया था। चार्जशीट में पुलिस विभाग द्वारा खालड़ा के अपहरण और उन्हें जान से मारने की साजिश का मुख्य सूत्रधार संधू को ही माना गया। हालांकि कोर्ट द्वारा औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाने से पहले ही संधू की लाश ट्रेन की पटरियों के पास मिली, इसलिए उनके खिलाफ आगे कोई भी कार्रवाई नहीं बढ़ सकी। अगर आपको अजीत सिंह संधू की पूरी कहानी जाननी है तो इस पर भी खबरगांव ने एक वीडियो किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरोपियों में अगला नाम जसपाल सिंह का, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी, ये भी तरन तारण के। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक जसपाल इस पूरे मामले के मुख्य आरोपियों में से एक था। इस केस के मुख्य गवाह रहे कुलवंत सिंह के अनुसार खालड़ा को अपहरण के बाद झब्बल थाने में रखा गया था, जहां उसे जसपाल सिंह और सतनाम सिंह लेकर आए थे। खुद स्पेशल पुलिस ऑफिसर रहे और इस पूरे मामले में मुख्य गवाह के तौर पर जाने गए कुलदीप सिंह ने भी बताया था कि जसपाल सिंह ने दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर थाने के कमरे में खालड़ा की बेरहमी से पिटाई की थी और कुलदीप को गर्म पानी लेने के लिए बाहर भेजा गया। जैसे ही कुलदीप कमरे से बाहर निकलता है, अंदर गोली चलने की आवाज आती है। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर निचली अदालत ने जसपाल को हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण और सबूत नष्ट करने का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। आरोपियों की फहरिस्त में अगला नाम है एसएचओ सतनाम सिंह का, पुलिस स्टेशन झब्बल के तत्कालीन थाना प्रभारी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक सतनाम सिंह ने ही अपने स्पेशल पुलिस ऑफिसर कुलदीप सिंह, जो आगे चलकर इस मामले का मुख्य गवाह बना, उसे खालड़ा को खाना देने और उन पर नजर रखने की ड्यूटी पर लगाया था। सीबीआई ने सतनाम सिंह को अपहरण और आपराधिक साजिश का दोषी माना। 18 नवंबर 2005 को पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने जसपाल को अपहरण और आपराधिक साजिश के आरोप में 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन परमजीत का मानना था कि सभी अधिकारियों ने मिलकर अपहरण किया और अपहरण का मकसद हत्या था, इसलिए सभी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। परमजीत ने इसके लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सजा बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने परमजीत की दलील मान ली और 2007 में पूरे रिकॉर्ड की दोबारा से समीक्षा की, जिसके बाद सतनाम सिंह की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दिया गया। आगे चलकर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वहां भी इसे उम्र कैद की सजा ही बरकरार रखी गई। चार्जशीट में अगला नाम था सुरिंदर पाल सिंह का। ये भी उस वक्त तरनताल जिले के सरहाली पुलिस स्टेशन का प्रभारी था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में चश्मदीद गवाहों के आधार पर बताया कि सुरिंदर पाल सिंह को जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण के समय मारुति वैन में बैठे और खालड़ा को ले जाते हुए देखा गया। बाद में झब्बल थाने में खालड़ा की बेरहमी से पिटाई करने वाले पुलिस अधिकारियों में भी वो शामिल था। पटियाला की ट्रायल कोर्ट के 2005 के फैसले में सुरिंदर पाल को भी आपराधिक साजिश और अपहरण का दोषी पाया गया, जिसके लिए शुरू में इसे 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जब परमजीत ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो इसकी 7 साल की कैद को बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दिया गया। चार्जशीट में अगला नाम था जसबीर सिंह का। ये भी उस वक्त यानी घटना के वक्त तरनतारन के ही मानो चहल पुलिस स्टेशन का थाना प्रभारी था। गवाहों के आधार पर सीबीआई ने जसबीर को जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण और थाने के अंदर मारपीट करने वाली पुलिस टीम का हिस्सा बताया। इसे भी आपराधिक साजिश और अपहरण का दोषी पाया गया, जिसके लिए शुरू में इसे 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जब परमजीत ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो इसकी 7 साल की कैद को बढ़ाकर उम्र कैद में बदल दिया गया। अगला नाम था प्रीतपाल सिंह। ये भी साजिशकर्ता पुलिस टीम का हिस्सा था। गवाह कुलदीप सिंह के मुताबिक ये झब्बल थाने में मौजूद था और खालड़ा को प्रताड़ित करने में अन्य आरोपियों के साथ शामिल था। इसे भी पहले पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन परमजीत की अपील के बाद 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद कर दिया गया। ये तो वो आरोपी थे जिन्हें दोषी करार दिया गया, लेकिन 2 पुलिस वाले ऐसे भी थे जिन्हें सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी तो बनाया गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इस फहरिस्त में पहला नाम है अमरजीत सिंह का, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक माने एएसआई। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर निचली अदालत ने अमरजीत को डीएसपी जसपाल सिंह के साथ मिलकर जसवंत सिंह की हत्या करने और सबूत मिटाने का मुख्य दोषी माना था। कोर्ट ने अमरजीत को उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन बाद में जब मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गया तो अमरजीत को इन आरोपों से बरी कर दिया गया।
अमरजीत के साथ ही रछपाल सिंह को भी सीबीआई की चार्जशीट में पुलिस टीम के साथ साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था, लेकिन मुकदमे के दौरान पुख्ता सबूत न मिलने के कारण ट्रायल कोर्ट ने रछपाल को भी बरी कर दिया। इस केस में अंतिम आरोपी बनाया गया अशोक कुमार को। तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी सीबीआई की जांच के बाद शुरुआती चार्जशीट में अशोक का नाम भी मुख्य आरोपियों में शामिल किया गया था। हालांकि ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अशोक की मौत हो गई थी, जिस वजह से अशोक की फाइल भी अजीत सिंह संधू की तरह ही बंद कर दी गई। 2005 के पटियाला की ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में 2007 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दोबारा से समीक्षा कर आदेश जारी किया। इसके बाद दोषी पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहां उन्होंने वही दलील दोहराई जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह खालड़ा की हत्या साबित नहीं हुई, उनका शव बरामद नहीं हुआ, तो क्या केवल गवाह के आधार पर ही दोष सिद्ध किया जा सकता है। इस मामले में 4 नवंबर 2011 को यानी जसवंत सिंह के लापता होने के 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरोपियों की दलील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आखिरी बार पुलिस हिरासत में देखा गया और उसके बाद उसका कोई अता पता न चला तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन आरोपी पुलिस अधिकारी इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के बारे में उठाए गए सवाल पर कहा कि जब अपराध पुलिस हिरासत के दौरान होता है तब प्रत्यक्ष गवाह या दस्तावेज मिलना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में अदालत को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखकर फैसला करना पड़ता है। और अंत में कोर्ट की सबसे मारक टिप्पणी आई। कोर्ट ने कहा कि जसवंत सिंह खालड़ा मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उन्होंने अमृतसर और तरनतारन में कई कथित फर्जी मुठभेड़ों और हजारों अज्ञात अंतिम संस्कारों का मुद्दा उठाया था। इसी कारण से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। बाद में तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनके अपहरण और उन्हें खत्म करने की साजिश रची। अगर इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई को न सौंपी जाती तो संभव है कि जसवंत सिंह खालड़ा के गायब होने का सच कभी भी सामने नहीं आता। तो फिर जसवंत सिंह खालड़ा के मामले में कुल कितने आरोपियों को सजा मिली? अगर सीबीआई के मूल चार्जशीट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार माना जाए तो इस मामले में कुल 9 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। अजीत सिंह संधू की मौत के बाद 8 पर आरोप तय हुए। ट्रायल के दौरान अशोक कुमार की मौत हो गई और रछपाल सिंह बरी हो गए। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अमरजीत सिंह को भी बरी कर दिया गया। इस तरह से 5 पुलिस अधिकारी दोषी ठहराए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब दोषियों को तो सजा हो गई, लेकिन खालड़ा की पत्नी परमजीत कौर का क्या हुआ? खालड़ा मिशन कमेटी के चेयरमैन बलविंदर सिंह झब्बल ने बीबीसी पंजाबी से हुई बातचीत में बताया कि जसवंत खालड़ा की तलाश के लिए परमजीत कौर ने काफ़ी संघर्ष किया। जहां से भी हमें जसवंत के बारे में खबर मिलती थी तो खालड़ा मिशन के साथ परमजीत खुद जाती थी। जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण के मामले में वो खुद पैरवी करती थी। अगस्त 1999 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में भी अपने कदम रखे। सरब हिंदी शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार के तौर पर 1999 में लोकसभा चुनाव लड़ा तरनतारन की सीट से। हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। बलविंदर सिंह झब्बल बताते हैं कि परमजीत कौर का मकसद सिर्फ सांसद बनना नहीं था, वो संसद में जाकर अपने पति जसवंत सिंह खालड़ा द्वारा उठाए गए मानवाधिकार के मुद्दों, पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ों, गैर कानूनी हत्याओं और लापता लोगों के मामलों को पूरे देश के सामने उठाना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी खड्डूर साहिब सीट से पंजाबी एकता पार्टी के टिकट पर लड़ा, लेकिन इस बार भी उन्हें जीत नहीं मिली। 2019 में बीबीसी पंजाबी से हुई बातचीत के दौरान परमजीत कौर खालड़ा ने कहा था कि उनका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं बल्कि मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे को लोगों तक पहुंचाना है और उन पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करानी है। परमजीत कौर खालड़ा इस समय 72 साल की हैं। वर्तमान समय में वो अमेरिका में अपनी बेटी नवकिरण कौर के साथ रह रही हैं। स्थायी रूप से अमेरिका शिफ्ट नहीं हुई हैं, पंजाब आती रहती हैं। वहीं उनके बेटे जनमीत सिंह कनाडा में हैं। अब आते हैं अपने अंतिम और सबसे अहम सवाल पर। सवाल कि पुलिस वालों को आरोपी साबित करने वाले प्राइम विटनेस कुलदीप सिंह का क्या हुआ? बात 1998 की है, तब जब जसवंत सिंह के मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी थी और आरोपी पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया था।
तभी अप्रैल 1998 में एक बड़ी घटना हुई। जुलाई 1998 में आई एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि सीबीआई को गवाही देने के बाद कुलदीप को सुरक्षा दे दी गई थी। उसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उसे पंजाब पुलिस के सुरक्षाकर्मी ही मुहैया कराए गए। वकीलों को डर था कि आरोपी पुलिस अधिकारियों ने कुलदीप पर दबाव बनाया और उसे अपनी गवाही वापस लेने के लिए डराया धमकाया। जनवरी 1998 में गवाही देने के कुछ समय बाद कुलदीप सिंह अचानक से गायब या कहें लापता हो गए। जब खालरा एक्शन कमेटी के सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनके परिवार ने कहा कि उन्हें उनके ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि कमेटी के वकीलों ने कुलदीप की जान खतरे में डाल दी है। लगभग गायब रहने के बाद 19 अप्रैल 1998 को समाचार पत्रों में ये रिपोर्ट आई कि कुलदीप सिंह ने जसवंत सिंह खालरा की पत्नी परमजीत कौर खालरा और खालरा एक्शन कमेटी के सदस्यों के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी है। कुलदीप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि परमजीत कौर खालरा और कमेटी के सदस्य जालंधर में उसके घर आए थे और उससे पुलिस के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए कहा। 50,000 रुपए की रिश्वत भी ऑफर की, साथ में अमेरिका भेजने का वादा और अमृतसर में एक घर देने का लालच भी दिया था। ये आरोप थे। इसके आधार पर 11 अप्रैल 1998 को जालंधर जिले के शाहकोट पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक एफआईआर भी दर्ज हुई। कुलदीप ने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान भी दिया कि सीबीआई को बयान देने से पहले खालड़ा एक्शन कमेटी के सदस्यों ने उसे 1 महीने तक अगवा कर अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा था और उसे दबाव में गवाही देने के लिए मजबूर किया था। खालड़ा एक्शन कमेटी जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण और उनकी हत्या के बाद बना एक कैंपेन था जिसे जसवंत सिंह के परिवार, मानवाधिकार आयोग के कार्यकर्ता, वकील और समर्थकों ने बनाया था। कुलदीप के इस बयान ने पूरे केस की दिशा पलट दी थी। कुलदीप ने ट्रायल कोर्ट में तो अपना बयान दिया, लेकिन जब तक हाई कोर्ट में मामला पहुंचता कुलदीप गायब हो चुके थे। कहां गए, ना किसी को खबर, ना किसी को पता। खैर, कुलदीप तो हाई कोर्ट नहीं पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी गवाही के आधार पर ही अपना अंतिम फैसला सुना दिया, जिसकी वजह से आज जसवंत सिंह खालड़ा के सभी आरोपी, हत्या के आरोपी, आज सलाखों के पीछे हैं। तो ये थी जसवंत सिंह खालड़ा की वो कहानी जो सतलुज की स्क्रिप्ट से आगे का किस्सा बताती है। इस पूरे किस्से पर आपकी क्या राय है? इस पूरे मामले पर आप जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबर गाँव।